नमस्कार, मैं संदीप सर। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जिसको मैं इजराइल युद्ध भी कह सकता हूं, उसका प्रभाव लगभग विश्व के हर क्षेत्र पर पड़ा और भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कई मायनों में यह युद्ध भारत के लिए भी एक संकट बनकर के आया। डिप्लोमेटिक स्तर पर देखा जाए, रणनीतिक स्तर पर, तो कई बार भारत को यह दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि वह खुलकर इजराइल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और न विरोध कर पा रहा है। क्योंकि यदि वो इजराइल का खुल के सपोर्ट करेगा तो आपको पता ही है कि मिडिल ईस्ट से बहुत सारा क्रूड ऑयल भारत तक आता है, कच्चा तेल आता है, तो भारत को एक समस्या है। दूसरा, रसिया रसिया खुल करके एक तरह से कहा जाए तो यूएस के अगेंस्ट है। यदि कहा जाए घुमा फिरा के बाद, तो वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की कंट्री, खासकर ईरान वगैरह के साथ में है। तो भारत को दोनों को साथ लेकर चलना, यानी इजराइल और अमेरिका के ग्रुप को और रसिया को भी एक डिप्लोमेटिक स्तर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल भी बीच में, कल इजराइल ने भी थोड़ी सी अपनी नाराजगी भारत के प्रति जाहिर की। उसने कहा भारत जो यूएन में रिजोल्यूशन आया था उसमें एब्सटेन करने की जरूरत नहीं थी, यानी बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी, आपको उसके विरोध में वोटिंग करना था, यानी कि मेरे सपोर्ट, जो जॉर्डन लेकर के आया था अगेंस्ट इजराइल। तो रूठने मनाने का दौर चल रहा है, लेकिन भारत के लिए समस्याएं और भी, और इस समस्याओं को समझना पड़ेगा गंभीरता से। समस्याएं यह है कि यदि मैं कहूं भारत के परिप्रेक्ष्य से समस्याओं को देखा जाए, तो यदि यह युद्ध ज्यादा लंबे दिनों तक टना या खींचा, तो इसका सीधा प्रभाव यदि कुछ और पर पड़े न पड़े, इतना तो जरूर है कि इसका प्रभाव क्रूड ऑयल पर पड़ेगा, क्रूड ऑयल के प्राइस पर पड़ेगा, कच्चे तेल के दाम पर तो पड़ना ही है। माना जाता है कि जब से 7 अक्टूबर से जब से ये वॉर शुरू हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक माना जाता है कच्चे तेल में 6% की आसपास में बढ़ोतरी हो चुकी है। उसका रेट जो है, प्राइस जो है क्रूड ऑयल का 6% इंक्रीज कर गया है। आपको यह पता होगा कि भारत जो है लगभग अपने 85% जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट करता है, यानी वो भारत आयात करता है। भारत के पास बहुत कम, केवल 15% का हम लोग ऑयल और नेचुरल गैस हमारे पास में है, नहीं तो हम आयात ही करते हैं। और उसका मैक्सिमम पार्ट कहां से आता है? मिडिल ईस्ट से आता है। मिडिल ईस्ट मतलब सऊदी अरब, कतर, ईरान, सॉरी, सऊदी अरब, कतर, इराक, बहरीन, कुवैत, इन सब जगहों से सब मिलाकर के आता है अधिकतर तेल। हाँ, ये बात अभी सही है कि हाल में हम लोगों ने अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा रसिया से लेना शुरू कर दिया। यूक्रेन वॉर जो हुआ उससे पहले भारत का जो सबसे बड़ा ऑयल जो सबसे ज्यादा देता था, क्रूड ऑयल, सऊदी अरब देता था। और रसिया उस समय केवल हमारी पूरी जो सप्लाई थी उसका 2% का वह हिस्सेदार था। आज रसिया प्रथम नंबर पर है और रसिया भारत को क्रूड ऑयल लगभग 20% एक्सपोर्ट कर रहा है, 2 से लेकर 20% तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी इसको ध्यान से समझने की जरूरत वो यह है कि फिर भी हमारा एक मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? अभी भी मिडिल ईस्ट से आ रहा है। और यदि यह लंबा युद्ध टना तो वाजिब बात है प्रोडक्शन लाइन पर इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई चेन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा। और अभी तो सिर्फ 6% बढ़ा है। थोड़ा और देखिए, यदि ईरान मान लेते हैं, यदि ईरान इस युद्ध में, इजराइल वॉर में साथ आ गया, तो ये और प्राइस जो है वो और ज्यादा हाई हो जाएगा, एकदम 100%।
अभी तक तो ईरान नहीं घुसा है, लेकिन यदि ईरान भी घुस गया इस वॉर में तो क्या होगा? क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके पास नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। वर्ल्ड का सेकेंड नंबर में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस वहीं पर है, भंडारित, यानी स्टोरेज, रिजर्व। तो ईरान में यदि ईरान भी वॉर में जाता है तो वाजिब है कि ये प्राइस को और बढ़ाएगा, ऑयल प्राइस को बढ़ाएगा। आगे थोड़ा और भी देखिए, वो यह है कि अभी हाल ही में रसिया और सऊदी अरब इन दोनों ने मिलकर के एक काम और कर दिया। लगभग 1.3 मिलियन बैरल का तेल में प्रतिदिन की कटौती कर दी। मिलियन बैरल भी लिख लीजिए। मतलब कि इन लोगों ने अभी हाल ही में क्या किया, क्योंकि रसिया को लग रहा था कि वो कम पैसा कमा पा रहा है अपने ऑयल को बेच करके। रसिया ने भारत को शुरुआत में बहुत सस्ते दाम पर तेल दिए, धीरे धीरे वो दाम बढ़ाते गया और वो दाम वहां तक पहुंच गया जहां तक सऊदी अरब और अदर कंट्रीज के दाम थे। फिर हाँ, रसिया को थोड़ा सा लगा कि कुछ गड़बड़ वाली बात है, तो उसने अभी हाल ही में फिर थोड़े से कम किए हैं। लेकिन यहां पर ध्यान क्या देना है, वह देना यह है कि दोनों देशों ने मिल करके, सऊदी अरब और रसिया ने मिलकर के तेल के दाम को ऊंचा करने के लिए प्रतिदिन 1.3 बिलियन बैरल का तेल का उत्पादन को कम कर दिया, प्रोडक्शन कम कर दिया। आपको पता है डिमांड और सप्लाई का नियम होता है, मांग और पूर्ति। किसी चीज की पूर्ति को कम कर दिया जाए, सप्लाई को कम कर दिया जाए तो इसका मांग बढ़ना है। टमाटर मार्केट में कम आएगा तो रेट को बढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात, डिमांड तो है ही। तो एक वह परिस्थिति जिस परिस्थिति में मिडिल ईस्ट में स्थिरता ने 6% के आसपास ऑयल प्राइस को इंक्रीज कर दिया है, वहीं दूसरी ओर यदि ईरान आता है तो यह और भी ऑयल प्राइस इंक्रीज करता है, करेगा। और उस परिस्थिति में तो और भी यह स्थिति खराब हो सकती है जब रसिया और सऊदी अरब ने बाकायदा निर्णय ले लिया है कि हम इतना ऑयल का डेली का कट करेंगे, और इससे सीधा प्रभाव भारत पर पड़ेगा। क्या पड़ेगा जरा देखिए। पहला प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव जो है वो यह है कि एक तो यह हुआ कि यदि बहुत लंबे समय तक युद्ध चलेगा तो पहली बात तो भारत को ऑयल को भारत तक आने में ही थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक तो सप्लाई चेन यदि खराब होता है तो दाम तो वैसे भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, एक बात और भी जानिए, वो यह है कि इससे महंगाई बढ़ेगी। पहला पॉइंट तो ये महंगाई, महंगाई यानी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इससे इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही, वाजिब बात है। भारत में कम से कम क्या होगा, कच्चे तेलों के दाम यदि बढ़ेंगे भारत को भी बढ़ाना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कि भारत में अन्य वस्तुओं की क्या हो जाएगा, तेल प्राइस तो बढ़ेगा ही, वो तो महंगा होगा ही, उसके लिए तो आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे ही, लेकिन इसका प्रभाव तो अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, क्योंकि आखिर सारे उद्योग तो एनर्जी पर ही चल रहे हैं, एनर्जी कंजप्शन तो कर ही रहे हैं वो। पहली बात तो उद्योग को जरूरत पड़ेगा, तो उद्योग यदि हायर रेट पर चीजों को प्राप्त करेगा तो ऑब्वियस है कि हायर रेट पर चीजें बिकेगी। फिर ट्रैफिक और कन्वीनियंस, डीजल के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, तो हर चीज के रेट बढ़ेंगे, तो सीधा बात है इसमें क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा और उद्योग पर भी इफेक्ट पड़ेगा। उद्योग का जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कमेगा। बहुत सारे उद्योग ऐसे होंगे जिसका प्रॉफिट मार्जिन मान लेते हैं अभी 10 रुपया कमा रहा है, तो जब एनर्जी उनको, जो मेन चीज होता है उद्योग के लिए, जब वह अधिक दामों पर मिलना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कमेगा। और जब प्रॉफिट मार्जिन कमेगा तो वाजिब बात है कई लोगों को बाहर निकाला जाएगा, नौकरी से बाहर निकलेंगे तो बेरोजगारी भी हो सकता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा बात देखिए क्या है, जब हर चीज धीरे धीरे महंगा हो जाएगा, जैसे कि हर चीज महंगा हो गया, हर चीज का रेट हाई हो गया, तो वाजिब बात है सेविंग
सेविंग पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, जो पब्लिक सेविंग है। पब्लिक सेविंग पर इफेक्ट पड़ेगा। पता लगा आम जनता जितना पैसा बचा लेती थी अब नहीं बचा पाएगी। तो यदि सेविंग पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पास कम पैसे बचेंगे, तो वाजिब है ना सर कि हम जो अदर गुड्स हैं उसको परचेज नहीं करेंगे, कुछ अदर वस्तुएं जो हैं उसको नहीं परचेज करेंगे, छोड़ देंगे। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सीधा ये इकोनॉमिक के अदर सेक्टर्स को प्रभावित करेगा, अन्य उद्योगों को प्रभावित करेगा, अदर इंडस्ट्रीज को ये इफेक्ट करेगा। मतलब एक जगह यदि ऑयल का रेट बढ़ता है और उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसके देखिए क्या क्या चीजें नतीजा निकल सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उद्योग पर जो क्या कहता है, बहुत सारे उद्योग का जो प्रॉफिट मार्जिन कमेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि वो छटनी करेंगे। दूसरा पॉइंट, पब्लिक सेविंग कमेगा तो वो जितना अदर देन दी एनर्जी सेक्टर का जो गुड्स का वो परचेस करेंगे वो कम करेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अदर उद्योगों पर पड़ेगा, और अदर उद्योगों पर पड़ेगा तो ओवरऑल जो होगा हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचेगा। एक बात और भी देखें इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए अगला पॉइंट वो यह है कि इससे सबसे बड़ा बात होगा चालू खाते पर घाटा बढ़ेगा। कि किसी भी देश के लिए जो करंट अकाउंट पर जो डेफिसिट है वो बढ़ेगा। करंट अकाउंट का डेफिसिट का मतलब वस्तु और सेवाएं, आपने कितना बेची दूसरे को और कितना आपके पास पहुंचा, उन दोनों का लेखा जोखा को कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट, या करंट अकाउंट में रखा जाता है। हम पहले से ही चालू खाते में हमारा जो है डेफिसिट है, और यदि अभी तेल, क्योंकि तेल तो हम 85% बाहर से मंगवाते हैं, यदि उसका रेट और फर्दर इंक्रीज करता है तो सीधा पॉइंट क्या होगा? चालू खाते पर घाटा बढ़ेगा, करंट अकाउंट पर घाटा बढ़ जाएगा, क्योंकि 85% हम बाहर से लेते हैं। दूसरा पॉइंट और देखिए, अगला पॉइंट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा इससे, फिजिकल डिफिसिट। इससे फिजिकल डिफिसिट भी बढ़ने की संभावना है। जैसे समझो बाई चांस, यदि वैसे भी चुनाव का वर्ष है, यदि तेल और कच्चे तेल और नेचुरल गैस के दाम बढ़ते हैं तो सरकार को और ज्यादा सब्सिडी देना पड़ेगा जनता को, ताकि मूल्य स्थिर बना रहे। और चुनाव का मौसम है, आपको पता ही है, तो सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा कि वो सब्सिडी को और ज्यादा दे, और जैसे ही आप सब्सिडी ज्यादा देंगे फिजिकल डिफिसिट और बढ़ता चल जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे और कहा एक बात कि इसका प्रभाव उद्योग पर भी पड़ रहा है, जो अभी मैंने पहले कहा कि बहुत सारे उद्योग पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो उद्योग का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। अब सरकार उद्योग को बचाने के लिए क्या कर सकती है, जरा समझिए। सरकार उद्योग को बचाने के लिए उत्पादन शुल्क, जो प्रोडक्शन ड्यूटी है, उसको कम कर सकती है। जो उत्पादन शुल्क है, जो प्रोडक्शन ड्यूटी है, उसको कम कर सकती है। और जहां प्रोडक्शन ड्यूटी कम हुआ है, जो सरकार को पहले पैसा 10 रुपया आ रहा था उत्पादन शुल्क पर, अब यदि 6 या 7 रुपए आएगा तो उसका भार किस पर बढ़ेगा? राजकोषीय पड़ेगा। राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट हम लोग का बढ़ता चल जाएगा। आप समझ सकते हैं इस बात को, उद्योग को बचाने के लिए करना पड़ सकता है ऐसा। यहां पर एक बात, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, चालू खाते पर घाटा बढ़ेगा। आपको यह बात पता होना चाहिए कि यदि केवल जैसे, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि 90 डॉलर का लगभग एक बैरल का दाम हो चुका है, $90। और प्रति $10 बढ़ने पर आप जान लीजिए चालू खाते पर 0.5% का हमारा घाटा बढ़ता चल जाएगा। समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी बात। यानी $10 यदि बढ़ता है कच्चे बैरल का तेल विश्व में, तो भारत का चालू खाते पर जो घाटा है, करंट अकाउंट पर जो डिफिसिट है, वो 0.5% इंक्रीज करता चल जाएगा। तो भारत के लिए कितना बड़ा आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, आपको पता होगा कि रुपीस और डॉलर, आपको पता होगा कि $1 बराबर लगभग अभी 83 रुपीस के आसपास है। लेकिन यदि ऑयल प्राइस इंक्रीज करता है, इसका सीधा प्रभाव यह पड़ेगा कि आपका
जो रुपीज है वो कमजोर होगा, रुपया कमजोर होगा, रुपए का वैल्यू कम होता चल जाएगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है। पहले आप $90 में, मान लेते हैं आप $90 में आपको इतना रुपया लग रहा था, यानी 83 गुना 90 कर दीजिए, इतना रुपए में आप एक बैरल परचेस कर रहे थे। और अब मान लेते हैं कि चूंकि जैसे ही आपका बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, कच्चे तेल का रेट बढ़ेगा, वैसे ही क्या होता है, आपका जो रुपए और डॉलर के बीच जो संबंध है वो और भी खराब होता चल जाएगा, रुपए और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिर कहा अंतरराष्ट्रीय व्यापार रुपए में नहीं होता, डॉलर में होता है। और जैसे ही रुपया कमजोर होगा, आप समझ सकते हैं बात, जैसे ही रुपया कमजोर होगा वैसे ही अदर सेक्टर में भी इसका प्रभाव पड़ता चल जाएगा। एक तो ऑयल के प्राइस बढ़ने से रुपया कमजोर होगा, और जैसे ही रुपया कमजोर होगा अब आपको ज्यादा रुपए देने होंगे ऑयल को परचेस करने के लिए, ये वाइस वर्सा, समझिए बात। पहले आप मान लेते हैं कि केवल 83 एक डॉलर, मतलब पहले आप कितना दे रहे थे, आप पहले 90 इंटू 83 दे रहे थे एक बैरल पर। अब रुपया कमजोर हो जाएगा तो 90 इंटू 83 की जगह में 85 दीजिएगा, यानी अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, 86 दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है, रुपए का अवमूल्यन होता है, रुपए का डिवैल्यूएशन हो जाएगा। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से हमेशा रुपए का डिवैल्यूएशन होता है इन रिस्पेक्ट टू अदर जो बड़े बड़े करेंसीज है वर्ल्ड की, खासकर डॉलर और पाउंड। केवल यही बात नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे उद्योग हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगी, खासकर एविएशन सेक्टर, पेंट, टायर, है ना, और केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे हैं, इस सेक्टर का प्रॉफिट मार्जिन वाजिब है, कमेगा, कमेगा तो बेरोजगारी फैल सकती है। दूसरा पॉइंट आपको पता होगा, बहुत सारे जो हमारे यहाँ रिफाइनरीज है, ओएनजीसी की या आईओसीएल की या बीपीसीएल की, उसका प्रॉफिट मार्जिन कमेगा, इन उद्योगों का भी प्रॉफिट मार्जिन कमेगा, जो ऑयल सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, इनके शेयर भी नीचे गिरेंगे। अजीब है, गिरेंगे ही शेयर, क्योंकि जब प्रॉफिट मार्जिन कमेगा तो वाजिब बात है शेयर भी नीचे गिरेगा। ठीक है भाई, आगे देखिए। यदि मैं आपसे कहूं कुछ प्रभाव और भी है, जैसे इसको एक्स्ट्रा देखा जाए ट्रेड वगैरह, तो पता होगा आपको इजराइल में, इजराइल वाले क्षेत्र में आपको पता होगा यहाँ पर कि बहुत सारे जो हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर यहाँ पर थे इस क्षेत्र में, अब उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लंबी लड़ाई चलेगी तो कब तक इजराइल में बैठे रहेंगे हमारे उद्योग, जैसे टीसीएस, विप्रो है, सन फार्मा, अडानी, एसबीआई, एलएनटी ग्रुप, ऐसे कई सारे लोगों की ऑफिसेज हैं वहां पर, उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर कीजिएगा तो उस इंडस्ट्रीज में, वहां के ऑफिस में बहुत सारे लोग रोजगार में हैं, उनको तुरंत रोजगार मिलेगा नहीं। तो यहां पर एक तरह से कहा जाए, इस एरिया में जो इंडिया के ऑफिसेज है वहां पर जो शिफ्टिंग होगा उससे भी बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। दूसरा पॉइंट, ये बात भी ध्यान रखें, जब खाड़ी युद्ध हुआ था 90 के वर्ष में, पहला खाड़ी युद्ध, तो हम लोग बहुत बड़े एक ऐसे बुरे दौर में फंस गए जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो, हम तेल वगैरह खरीदने की स्थिति में अब नहीं आने वाले थे। उसका बहुत बड़ा कारण है, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, और वहां से वो पैसा कमा करके डॉलर में भारत भेजते थे, इसको रेमेडीज कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में यदि मिडिल ईस्ट में बहुत लंबा समय तक युद्ध होगा तो वाजिब बात है बहुत सारे उद्योग, केवल भारतीय उद्योग जो वहां पर ऑफिस है, केवल वही उद्योग में या इजराइल में पड़े हुए उद्योग कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उस एरिया में बहुत सारे सऊदी अरब, कतर, बहरीन, अब तो यमन भी चला गया, वो भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है वहां पर जहां पर भारत के बहुत सारे लोग जाते हैं और वो बहुत सारे पैसा भारत को बेचते हैं डॉलर के रूप में, वो फॉरेन रिजर्व में जाकर सुरक्षित होता है। इसी से तो सारा देश, सॉरी, हम विदेशी माल परचेस करते हैं,
तो उसमें भी एक बहुत बड़ी कमी आ सकती है। ये लंबा युद्ध चला तो कई भारतीयों को उस क्षेत्र में खासकर मान सकते हैं, कुछ श्रमिक ही हो, लेकिन कुछ इंजीनियर भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ प्रोफेसर भी हैं, तो वो सब बेरोजगार हो जाएंगे आने वाले समय। तो जो विदेशी मुद्रा आ रहा है उसका फ्लो भी साफ रुकेगा। कुछ और बातें भी देखते हैं, कुछ और क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखा जाए, इन्वेस्टमेंट, इजराइल खासकर एग्रीकल्चर, वाटर, इस क्षेत्र में बहुत इन्वेस्टमेंट भारत में अभी किया हाल में। एग्रीकल्चर और वाटर, वाटर बहुत बड़ी समस्या है, खासकर बुंदेलखंड वगैरह रीजन में इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी दी है, वहां उसने इन्वेस्टमेंट किया है। जितने वाटर स्ट्रेस एरिया है वहां पर इजराइल बहुत सारे प्रयोग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट किया। लगभग 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट इजराइल के चल रहे हैं एग्रीकल्चर और वाटर में भारत में। तो वो उसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ेगा और इसका प्रभाव होगा सीधा एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा, खाद्यान्न सुरक्षा पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा ही सही लेकिन पड़ेगा। और भी देखिए क्या क्या चीजें हैं। आभूषण जो उद्योग है, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उस पर भी एक इफेक्ट पड़ सकता है, बढ़ सकता है यदि ये युद्ध ज्यादा दिन तक आगे चला। क्योंकि इजराइल वन ऑफ द मोस्ट, यदि कहा जाए मेजर कंट्री है जो रॉ डायमंड भारत को देता है, कच्चा हीरा, जिसको भारत तराश उराश करके पॉलिश करके बेचता है। तो ये सप्लाई चेन अफेक्ट होगा। वैसे भी सप्लाई चेन अफेक्ट हो चुका है रसिया यूक्रेन वॉर से ही, क्योंकि रसिया भी भारत को बहुत सारे पीसीएस स्टोन और डायमंड वगैरह रसिया से भी मिलता था और यहां से भी मिलता है, खासकर डायमंड एंड सम अदर प्रीसियस स्टोन, कुछ बहुमूल्य पत्थर। तो इसके सप्लाई चेन से दिक्कत हो सकता है, और यदि ये दिक्कत होगा तो वाजिब बात है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि इजराइल वन ऑफ द मोस्ट मेजर, मैंने कहा, इंडस्ट्री है, जो देश है जो रॉ प्रीसियस स्टोन्स एंड डायमंड्स भारत को सप्लाई करता है। यहां पर कुछ और बातें भी देखेंगे। जैसे वैसे भी आपको पता होगा कि यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व में अब वैसा डिमांड नहीं है जेम्स एंड ज्वेलरी का, क्योंकि आदमी अपने ही तंग है महंगाई से। उस युद्ध ने अपने बहुत सारे देशों के लोगों की कमर तोड़ दी, प्रभाव तो हर जगह पड़ा। और इधर अब यदि पूरा मिडिल ईस्ट, अमेरिका तो आ ही गया है, यदि इस युद्ध में लड़ गया तो सप्लाई चेन तो खराब होगा ही, डिमांड चेन भी खराब हो जाएगा, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है जेम एंड ज्वेलरीज का। कच्चा आता जरूर है, लेकिन जब भारत उसको तैयार करता है तो यूरोपियन कंट्रीज, इजराइल भी लेता है तैयार होने के बाद, अमेरिकन कंट्रीज भी लेते हैं, भाई उस पर सीधा अफेक्ट पड़ेगा। माना जाता है कि यदि युद्ध लंबा टना तो लगभग 10 लाख के आसपास तो केवल लेबर जो लोग लगे हुए हैं, सूरत में लगे हुए हैं इस इंडस्ट्री से, उनका उनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भारत का बहुत प्रमुख उद्योग में से एक है जेम्स एंड ज्वेलरी। सूरत इसका बहुत बड़ा हब है, 10 लाख से ऊपर लोग इस पर डिपेंडेंट है, ये भी खतरे में पड़ सकता है। आगे देखिए फार्मा इंडस्ट्रीज के बारे में, दवाई उद्योग के बारे में देखिए। भारत के बहुत बड़े खरीदार हैं इजिप्ट यानी मिस्र, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, ये सब बहुत बड़े खरीदार हैं भारत के फार्मा उद्योग को, हमारा सपोर्ट करते हैं दवाई को। वाजिब बात है यदि युद्ध लंबा टनेगा तो वहां पर हम वहां तक जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे अपने सामान को बेचने के लिए। तो फार्मा इंडस्ट्रीज पर भी इस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि इस क्षेत्र में जितने देशों का मैंने नाम लिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और कतर, केवल इतने देशों से मिलाकर के भारत का जो फार्मा इंडस्ट्री है 1 अरब $1 बिलियन का ट्रेड करता है। भारत के लिए एक समस्या यहां से उत्पन्न हो सकती है। फिर भारत ने अभी हाल ही में, आपको पता होगा कि चाइना को संतुलित करने के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भारत ने अभी हाल ही में कम से कम चाइना के जो BRI प्रोजेक्ट है, जो चाइना का बहुत बड़ा एक
21st सेंचुरी का प्रोजेक्ट है, 2013 में आया था। 6 कॉरिडोर के आसपास BRI बना रहा है चाइना पूरे विश्व को अपने से जोड़ने के लिए, ताकि उसका माल बहुत आसानी से पहुंच जाए। चाइना का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ रहा है, भारत भी चाह रहा है कि वह चाइना को काउंटर बैलेंस करे, और इसी के लिए भारत ने अभी G20 का जो समिट हुआ था, आपको पता है सितंबर में जो इंडिया में हुआ, भारत ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसको बोला गया IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसमें भारत का विचार यह है कि इंडिया से होते हुए, UAE से होते हुए, सऊदी अरब से होते हुए भारत यूरोप तक पहुंचे। यानी भारत चाइना के जो BRI प्रोजेक्ट है, जिससे चाइना यूरोप और सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहता है, भारत भी चाहता है कि इसी चीज को हम भी फॉलो करें, और भारत इसके लिए बाईपास कर रहा है टर्की को और सुएज कैनाल को, क्योंकि सुएज कैनाल पर बहुत ज्यादा दिन तक आप निर्भर नहीं रह सकते। इजिप्ट कभी भी अपना मन का करने लगता है, टर्की का भी स्वभाव आए दिन बदलते रहता है। तो भारत ने एक प्रयास किया है कि जो उसके एक समान सोच के देश है, उसके साथ भारत मिल करके एक इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है। लेकिन वह सऊदी अरब, UAE से होते हुए आगे बढ़ते हुए, वाजिब बात है जॉर्डन वगैरह से होते हुए ये कहां पहुंचेगा, यहाँ। इस पे याद रखेंगे, इसमें कुछ जो देशों ने अभी तक साइन किया है वह है सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, इंडिया, इटली, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस एंड जर्मनी। इन देशों ने बाकायदा साइन कर दिया, हम आपके साथ में हैं। अमेरिका का इसमें बेसिकली याद रखेंगे, अमेरिका भी है, अमेरिका ने भी इसकी मंजूरी दी है। वाजिब बात है, अमेरिका का होना बहुत जरूरी। यानी अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, इंडिया, टर्की, EU, फ्रांस और जर्मनी, इन लोगों ने मिलकर के इसे बनाने का प्रयास किया। भारत की मंशा है इसके द्वारा चाइना को काउंटर बैलेंस किया जाएगा और भारत अपने ट्रेड को भी इनहेंस करेगा, और जो सुएज कैनाल पर जो ज्यादा निर्भरता है, या टर्की जो जोड़ता है एशिया को यूरोप से, उस पर भी निर्भरता कम होगी। लेकिन यदि ज्यादा दिनों तक ये मिडिल ईस्ट में अशांति बनी रही तो यह भी ठंडे बक्से में जा सकता है, इस पर भी गंभीर प्रश्न मार्क लग गए। चलिए, और भी बहुत सारे इस पर प्रभाव पड़ेंगे। यदि ये युद्ध लंबा टलता है तो हम और आप फिर दोबारा मिलेंगे, एक नए सिरे से कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है सॉर्ट आउट हो गया हो, या हो सकता है कुछ नए और प्रॉब्लम उपस्थित हुए हो सामने। ठीक है, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।